इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों का उपयोग व देखभाल पे है। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आधुनिक कृषि जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसमें जो है पुराने परंपरागत जो औजार हैं उनका तो इस्तेमाल समय समय पर कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से नया इस्तेमाल हो रहा है वो है ट्रैक्टर का और दूसरे कृषि यंत्रों का, जो कि खेती में फसल की बिजाई से लेकर कटाई तक जो है बहुत ही अहमियत रखे हैं और बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। अलग अलग समय पर जब जब उनका इस्तेमाल करना है उनका इस्तेमाल किया जाए। और ट्रैक्टर के साथ साथ दूसरे कृषि यंत्र जिसमें लगा लें हम हैरो है, टीलर है, ट्रॉली है या फिर ड्रिल है और बड़ी कंबाइन, हार्वेस्टर कंबाइन तक जो आ गए हैं, ये सारी जो यंत्र हैं किसान भाई अपने खेती में इस्तेमाल करें हैं। पर समय समय पे इनकी देखभाल करना, इनका सही इस्तेमाल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और वो ज़रूरी होकर किसान भाइयों को फ़ायदा भी पहुँचाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा काम किसान भाई लंबे समय तक बहुत कम खर्चे पर ले सकेंगे। तो आज इसी से संबंधित करेंगे चर्चा, इसके साथ साथ करेंगे मनोरंजन और करेंगे चर्चा खेतीबाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर। पर इन सब से पहले आओ करें चर्चा ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों का उपयोग और देखभाल पर। तो भाइयों, जैसा हमने जिक्र किया कि खेती में जो है बहुत से कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाए, तो उनमें जो ट्रैक्टर है वो सबसे अहम योगदान दे है, क्योंकि मशीनीकरण के युग में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाए और कृषि यंत्रों को चलाने के लिए, सामान ढोने के लिए, खेत की सिंचाई करने के लिए, इसके अलावा जो है बहुत से काम करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाए। और ट्रैक्टर एक न्यू कह लो कि आधुनिक और बहुत ही अहम मशीन मानी जाए। ट्रैक्टर में डीजल का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाए है और ट्रैक्टर से हमारे सभी काम जो हैं सही तरीके से हों, इसके लिए ट्रैक्टर की स्टार्टिंग ठीक होनी चाहिए। इससे कृषि यंत्रों को ठीक प्रकार से जोड़ना और चलाना चाहिए, जिसको कि सही तरीके से पूरी दक्षता के साथ जो है खेती के कामों को आसानी से किसान भाई कर सकें। तो ट्रैक्टर में इस्तेमाल करने के दौरान या उसकी रख रखाव के लिए कुछ सावधानियाँ जो हैं वो ज़रूर रखनी चाहिए, जिसमें कि जो सबसे ज़रूरी है कि ट्रैक्टर की जो टंकी है जिसमें तेल डाल रहे हैं, जब भी तेल डालें वो साफ़ सुथरा डालें, उसको छान कर डाल लिया जाए। यूँ ना हो कि किसान भाई जो हैं वो बिना छाने तेल को डाल रहे हैं तो वो किसी भी समय जो है रुक सके है, और जब वो रुक गया तो फिर तेल की जो आगे जाना है वो भी बंद हो जाएगा और उससे जो है ट्रैक्टर भी काम करना बंद कर देगा और ऐसी रुकावट समय समय पर होगी तो किसान भाइयों को दिक्कत आएगी। और ये भी अनुसंधान के जरिए पता लगा है, जिसमें ट्रैक्टरों को साफ़ और धूल रहित हवा ना दी जा तो और तेल साफ़ ना दिया जाए और एयर क्लीनर का तेल ना बदला जाए तो उनमें जो है इंजन का घिसाव लगभग 45 गुना ज़्यादा हो जाए और जल्दी बोर या ओवर हॉलिंग जो है मांगने लग जाए। तो इसलिए किसान भाइयों के लिए ज़रूरी हो जा कि ट्रैक्टर के एयर क्लीनर की भी सफाई का विशेष ध्यान समय समय पर दें, क्योंकि जो एक तरह से यूँ कह दें कि भाई ये तो ट्रैक्टर का वो हिस्सा है जहाँ से कि वो सांस ले रहा है, क्योंकि यहीं से जो यूँ कहेंगे जो हवा जो है वो अंदर जाएगी और फिर वो आगे ट्रैक्टर को संचालित करने में अपना योगदान दे है। और इस तरह से देखेंगे क्योंकि इसके रास्ते जो है धूल जो है बहुत ज़्यादा है,
इसीलिए उसमें आपने देखा होगा ऊपर एक जाली सी भी होगी, कई जगह शीशे की भी है, कई जगह लोहे का भी बना दें उसको, और उसमें से घूम के नीचे उसमें जो है तेल होगा, तो वो तेल जो है जब भी ज़रूरत पड़े उसको देखते रहें, उसको बदलें। जब वो गाढ़ा हो जाए यानी उसके अंदर धूल जमा हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो समझ लो कि वो बदलने के लायक हो रहा है। तो इसलिए उसका जो तेल है वो समय पर बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, ये जिससे कि ट्रैक्टर सही काम कर सके। इसके साथ साथ ट्रैक्टरों के हवा के दबाव को जो है अनदेखा ना करें। हवा का दबाव यानी मतलब ये है जो टायर हैं उसके अंदर जो है कम हवा में उनको ना चलाएं या ज़रूरत से ज़्यादा हवा उनके अंदर ना हो। तो जो उसमें निर्धारित हवा कही गई है उसके अनुसार ही जो है हवा कम होने पर ट्रैक्टर की पूरी पावर का उपयोग नहीं हो पाएगा, इसलिए उसमें पूरी हवा ज़रूरी है। और ज़्यादा हवा होने पर ट्रैक्टर खेत में ज़्यादा स्लिप करेगा, या सड़क पर चल रहा है तो ज़्यादा झटके लगेंगे, उसमें उछलेगा ज़्यादा, इसलिए। और इसके साथ साथ यूँ भी हो जाए, ज़्यादा हवा होगी तो टायर के फटने का भी डर रहे, ट्यूब के फटने का भी डर रहे। तो इसलिए ज़रूरी हो जाए कि जो निर्धारित हवा है वो ट्रैक्टर के टायरों में रखी जाए, या इसके अलावा जो हार्वेस्टिंग कंबाइन है उसके टायर हैं उसमें भी जो है हवा उतनी ही रखी जाए जितनी उसकी निर्धारित करी गई है। और इसके साथ साथ चाहे ट्रैक्टर है चाहे हार्वेस्टिंग कंबाइन है, उसके अंदर जो फैन बेल्ट हैं, यानी कि देखा गया है कि बेल्ट जो है वो उसको डायनोमा के साथ भी इस्तेमाल हो जाए और अलग अलग जगह पे जो है उसको चलाने में, इंजन को घुमाने में अपना योगदान दे है। हार्वेस्टिंग कंबाइन में देखा जाए कई तरह की बेल्ट छोटी बड़ी इस्तेमाल करी जाए, तो समय समय पे इन जो फैन बेल्ट है इनको इस्तेमाल करने से पहले चेक कर लें कि कुछ दिन के बाद ये ढीली हो जाए, इनकी क्षमता जो है कम हो जाए और वो स्लिप लग जाए कारण। तो इससे दोनों ही मशीनों में, चाहे वो ट्रैक्टर है चाहे हार्वेस्टिंग कंबाइन है, उनको चलने में दिक्कत आवा है और उससे जो है किसान भाइयों को भी ज़्यादा नुकसान बाद में उठाना पड़े। तो समय पे जब वो बदलने की हो रही है, अपने जो नज़दीकी मिस्त्री है, मैकेनिक है, जिससे आप सर्विस करा रहे हैं, अपने ट्रैक्टर की देखरेख कर रहे हैं, मशीनों की देखरेख कर रहे हैं, उससे जांच करवा लें। और अनुभव है तो किसान भाई अपने आप भी उसको देख कर समय पर बदल सके हैं। इसके साथ साथ देख लें कि ट्रैक्टर स्टार्ट करने के दौरान गियर को न्यूट्रल करें और एक्सीलेटर को 1/3 कर लें, और इसके देख लेने के बाद जो है बंद करने वाली नॉब अंदर की तरफ है, तो सेल्फ स्टार्ट के स्विच को भी लगातार 30 सेकंड से ज़्यादा ना लें, नहीं तो बैटरी ख़राब होने का खतरा रहेगा। यह भी बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि कई भाई जो हैं उसने घर घर कर दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा देर तक उसमें सेल्फ जो है लगाते हैं और उधर से उसका सीधा प्रभाव जो है वो बैटरी पे पड़ेगा। तो इसीलिए बैटरी ख़राब ना हो तो उससे 30 सेकंड से ज़्यादा स्विच को ना चलाएं। और यदि ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो जैसा हमने जिक्र कराया कि नज़दीकी जो मिस्त्री है उससे उसकी जांच करावें। और बैटरी का भी पानी जो है वो समय समय पे देखते रहें, वो कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बैटरी की जो काम करने की क्षमता है वो कम होगी और कम समय में वो ख़राब हो जाएगी, बदलने की हो जाएगी। जो समय पर उसका पानी वगैरह बदलते रहेंगे, उसमें डालते रहेंगे, तो फिर वो लंबे समय तक जो है काम करेगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों को डीजल की हर बूंद का फ़ायदा उठाना चाहिए। ट्रैक्टर की देखभाल, संचालन से संबंधित सारी बातों को जो है जानकारी ट्रैक्टर के साथ मिलने वाली जो निर्देश पुस्तिका है उसमें मिल जाए, तो समय समय पर उसको पढ़ना चाहिए, और जिससे कि ट्रैक्टर का रख रखाव जो है सही तरीके से हो सके। और जो ख़राब होगा तो फिर उसमें जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि उस ट्रैक्टर की 25% डीजल की बर्बादी ज़्यादा होगी। और रिसना ना दें, कई बार देखा जाए कहीं फिल्टर में से, कहीं तेल की टंकी के पास से, समझ रहे, या जो पाइप है तेल की टंकी से इंजन तक पहुंचाने वाली, फिल्टर तक पहुंचाने वाले, वो पुरानी हो जाए, उसमें से रिसाव शुरू हो जाए, तो उस रिसाव को जो है ना होने दें, उसको भी बदलते रहें, देखते रहें। और अपने ट्रैक्टर को फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्शन और फ्यूल लाइन से जो है डीजल को लीक ना होने दे, जैसा हमने अभी जिक्र कराया। और जो हर सेकंड का एक एक बूंद डीजल ट्रैक्टर से टपक रहा है तो 2000 लीटर डीजल जो है लगभग 1 साल में बर्बाद हो जाए, चाहे आप काम कर रहे हैं चाहे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। यदि वहाँ से डीजल टपक रहा है तो इतना भारी नुकसान किसान भाइयों को झेलना पड़ा है। और इसके साथ साथ जो आ जाए, ट्रैक्टर को सही गियर में चलावें। लोड खींचने के दौरान लोअर गियर और स्पीड बढ़ाने पर जो है अपर गियर का इस्तेमाल करें। और जो ट्रैक्टर धुआं दे रहा है तो समझ लो कि लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, और जब लोअर गियर चला में है तो समझ लो कि वो कम होगा, और सही गियर में चलावें तो जिससे कि तेल की क्षमता भी अपने उसी अनुसार इस्तेमाल होगी जो हमने चाहिए। और गलत गियर इस्तेमाल करने से डीजल की खपत 30% तक बढ़ जाए।
और कार्य क्षमता लगभग जो है 50% तक कम हो जाए। और जो ट्रैक्टर ज़्यादा धुआं दे रहा है तो समझो कि उसमें बहुमूल्य डीजल जो है बर्बाद हो रहा है। और बड़े आकार का यंत्र या गलत गियर लगाने से इंजन का धुआं देने लग जाए तो उसकी क्षमता के अनुसार ही काम लेना चाहिए। कई बार न्यू हो जाए, छोटा ट्रैक्टर है, मान लो उस पर 6 की या 7 की एरो की ज़रूरत है और उस पर लगा दी 9 की या 10 तवों की एरो लगा दी, या बड़ा टीलर लगा दिया, बड़े ट्रैक्टर का टीलर लगा दिया, और किसान भाई सोचा कि क्या फ़र्क पड़ा है, जल्दी काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका सीधा असर जो है ट्रैक्टर पर पड़ेगा। उसकी क्षमता के अनुसार ही काम कराया जाए। और इसके साथ साथ जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि टायरों का, तो कई बार किसान भाई न्यू सोच लें भाई इसकी गुड्डियाँ जो हैं जिससे कि वो स्लिप ना मारे, वो अभी तो बहुत हैं, थोड़ी थोड़ी रह जाएँ। और फिर भी जो किसान भाई बिल्कुल जब देखेंगे आखिर तक टायर चिकना हो गया है फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई ये भी कुछ नहीं, ऐसे घिसे हुए टायरों को बदल दें क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकें और कभी भी फट सके हैं। और ऐसे में पथरीली जगह पे, उबड़ खाबड़ जगह पे वो टायर जो है काम नहीं करने का, और जो गिले जगह पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्लिप मारेगा तो उसमें फिर वही बात आ जाए कि डीजल की बर्बादी ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए जो है उनको समय पे टायरों का भी रख रखाव करना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए। और इसके साथ साथ हर दिन खेत में काम करने के बाद कृषि यंत्रों पर जो है कई बार यूँ देखा जाए मिट्टी जो है वो चिपक जाए, लगी रह जाए। तो जब भी समय मिले और जो हर दिन जो है उसको झाड़ फूँक करें, उसके अच्छे से उसने साफ़ सफाई रखें तो मिट्टी वगैरह उसको ना लगने दें, क्योंकि मिट्टी में तो काम करना ही है ट्रैक्टर ने, पर हम उसका रख रखाव सही करेंगे, मिट्टी उसको नहीं लगने देंगे तो वो अच्छा लंबे समय तक जो है काम देगा। इसके साथ साथ कृषि यंत्रों में लगे हुए स्प्रिंग बुश वगैरह जो है वो चेक करते रहें, ग्रीस और तेल लगाते रहें, और जिससे कि इनमें कोई आवाज़ दिखाई दे रही है अलग से जो अक्सर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो समझो कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ आ रही है। तो कोई भी बाहर की आवाज़ ना आए, इसको जंग ना लगे, इसके लिए ग्रीस और तेल समय पर लगाते रहें। और इसके साथ ही जिस तरह के रेंक का घिसट का चलने वाले कृषि यंत्र हैं जैसे हैरो है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो पहियों का इस्तेमाल करें, जिससे इनके काटने वाले किनारे ज़मीन के ऊपर रहें और मुड़ने से बचें। और इससे देखा जाएगा कि सड़कें भी जो हमारी वो ख़राब नहीं होनेगी। और बरसात के मौसम में कृषि यंत्रों को संभाल कर रखें और उसमें नीचे लकड़ी के टुकड़े वगैरह लगा देने चाहिए, जिससे कि नमी वाली ज़मीन के संपर्क में ना हो और जंग ना लगे। जैसे ट्रॉली है, ट्रॉली के अगला जो स्टैंड है उसके नीचे ईंट वगैरह लगा दें, अगला हिस्सा थोड़ा ऊंचा कर दें, पिछला नीचा कर दें, जिससे कि उसके अंदर कोई भी पानी वगैरह खड़ा ना हो। और क्योंकि कई बार यूँ रहे एक समतल से लेवल पर ट्रॉली खड़ी रहे, उसके अंदर बरसात का पानी खड़े रहे, तो उससे जो नीचे की चद्दर है वो गलने का डर ज़्यादा हो जाए जंग लग के, इसलिए थोड़ा ढलान पे उसको रखें तो वो उससे बची रहेगी। और जब काम नहीं है, जिस तरह आजकल इतना काम जो ट्रैक्टर का नहीं है वो आ रहा हो गया है, तो उस तरह से उनको साफ झाड़ के अच्छी तरह से छावे में अंदर कहीं भी रख सकें या तरपाल वगैरह उनके ऊपर यंत्रों के ऊपर ढकें। और आजकल जैसा कि अब धीरे धीरे जो है किसान भाई छिड़काव यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे, तो छिड़काव यंत्रों का इस्तेमाल करने के बाद उनको भी धो के सुखा के अच्छे से एक तरफ रख दें। और उनको जो कई बार किसान भाई क्या करें कि खाद के कट्टे का ढेर है उनके ऊपर ही रख दें, ना ऐसा ना करें, क्योंकि उनमें जो रसायन है वो सीधे उसके संपर्क में आकर उस धातु को गला दें, ख़राब कर दें। तो उनसे दूर रखें, खुंटी वगैरह पर टांग दें या अलग तरीके से रख दें, तो इसका भी जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है कि हम उसको सुरक्षित कैसे रख रहे हैं। मिट्टी, धूप, बरसात से जितना हम इन यंत्रों को बचावेंगे इस्तेमाल के बाद, उतना ही हम इनसे जो है लंबे समय तक काम ले सकेंगे। तो इस तरह से जो देखेंगे हमारे कृषि यंत्र जो हैं और ट्रैक्टर जो हैं, जो उनका हम रख रखाव समय समय पर करते रहेंगे तो उनसे हम बहुत ही लंबे समय तक जो है किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेते रहेंगे। तो किसान भाइयों, यह तो करी हमने चर्चा ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों के उपयोग और देखभाल पर, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने ये लोकगीत। ब्रह्म रूप भगवान ज्योति से निकली गंगे माई थी, मृतलोक में इंसानों की गति करण को आई थी। ब्रह्म रूप भगवान ज्योति से निकली गंगे माई थी, मृतलोक में
इंसानों की गति करण मृत्युलोक में इंसानों की गति करण। गंगे बोली एक दिन विष्णु से अपने मन में घबरा के मृत्युलोक में पापी बंदे दोष चढ़ावे मुझ में आके। फिर विष्णु कहने लगे गंगा से तुम दुख में तो सबके जाके देखे तेरा भी दोष उतारेंगे सब ऋषि महात्मा नाना के तेरा भी एक भागीरथ की करनी से सब कुछ मन मुक्ति पाई थी। मृत्युलोक में इंसानों की गति करण को आई थी। धर्म रूप भगवान ज्योति से निकली गंगे माई थी। मृत्युलोक में इंसानों की गति करण बोली जी तू मेरी सासू बछमुई जड़ के बता दो कौन सी धरणी से फूल उठावो चलो गंगा जी हृदय में यही स्मरणी से। गंगे माता इंसानों के जन्म पवित्र करणी से देखे बिना दान नहीं पार हुए क्योंकि रस्ते में बेतरणी से पार हुए क्योंकि बोली मेरी सासू जी उल्टी मेरी सासू तीरथ के तुलसी जिन तेरी मूरत जाई थी। मृत्युलोक में धर्म रूप भगवान ज्योति से निकली गंगे माई थी। बोली पिसा डेली खर्च करण में मैल हाथ का हो फक्त पिया दान पुण्य करने की खातिर कदे हाथ ना चाहिए सख्त पिया। दया से धर्म धर्म से राजा और राज से नीति तख्त पिया। बोली चलो गंगा स्नान करें न तलिक राजा से वक्त पिया। चलो गंगा बोली इस वो देते चाल पड़ेंगे कदे मैं बिना गंगा मनाई थी। मृत्युलोक में धर्म रूप गंगे माई थी। मृत्युलोक में गुरु मान संग पार उतर गए उस ईश्वर के गुण गाने से। बड़े बड़े धन जोड़ जोड़ के चले गए जमाने से। जन्म जन्म के पाप कटे छरी गंगा जी में नहाने से। उस गंगा जी के भी दर्शन हो जा साजन इसी बहाने से। गंगा जी के भी दर्शन हो जा साजन इसी ऋषि महात्मा कहते आवे इस दुख की धर्म दवाई थी। मृत्युलोक में इंसानों की गति करण को आई थी। धर्म रूप भगवान ज्योति से निकली गंगे माई थी। मृत्युलोक में इंसानों की गति करण को आई थी।
और यह तो सुनी किसान भाइयों ने रागणी धर्म रूप भगवान राम कुमार वर्मा की आवाज़ में। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज का जहाँ तक मौसम का सवाल, आज अधिकतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 6 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। जहाँ तक कल के तापमान का सवाल है तो कल जो है अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसके साथ साथ जो अब करेंगे चर्चा कृषि सुधार विधेयक बिल 2020 पे। तो किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि कुछ दिनों पहले कृषि सुधार विधेयक बिल जो है वो पास हुआ और उसके तहत जो है नए नए सुधार जो हैं उसमें दिखाए गए जो कि किसानों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे के लिए माने जाए। तो इसमें जो देखा जा है कि कई ऐसे सुधार हैं जिससे कि हर छोटे बड़े किसान को जो है समय समय पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे में जब हम देखे हैं तो जिस तरह MSP सिस्टम जो है यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो दे हैं फसलों को वो जारी रहेगा, क्योंकि कई जगह ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। और इसी तरह से न्यू कहा जा है, कई जगह देखा है कि APMC मंडियां जो हैं वो बंद करी जा रही हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है कि APMC मंडियां जो हैं वो कायम रहेंगी। और APMC मंडियां इस कानून की परिधि से वैसे भी बाहर हैं। और यूं जो सबसे बड़ा जो एक भ्रम फैला रहे हैं कि कई जगह देख रहे हैं कि भी किसानों की ज़मीन खतरे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा ना कि ज़मीन के लिए। और सेल, लीज, गिरवी समेत ज़मीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का जो है करार नहीं होगा। और परिस्थिति जो भी हो, किसान की ज़मीन किसान की है और सुरक्षित रहेगी। और फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ साथ किसानों का भुगतान तय समय सीमा के अंदर ही करना होगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना भी लगेगा यदि कोई खरीदार जो है किसानों की जो फसल है उसका समय पर भुगतान नहीं कर रहा है। और इसके साथ साथ जो है किसान किसी भी समय जो है बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सके हैं, ये भी जो है इसकी बहुत बड़ी अच्छी बात मानी जाए। और कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मंजूरी दे रखी है और कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधित कानून तक भी हैं, जिसका फ़ायदा उठा के किसान जो हैं अच्छे से अच्छा दाम जो है अपनी फसलों का ले रहे हैं और अच्छी फसल उत्पादन करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उससे लेते आ रहे हैं। और इसके साथ ही किसान भाइयों, अब करेंगे चर्चा आज की नसीहत के तहत अधिक लाभ के लिए मसालों की फसलों की काश्त। तो भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि मसाला शब्द ही ऐसा है जो कि हमारे जो भोजन है उसमें जो है जो इसको इस्तेमाल करें तो अलग ही जायका उसमें आवे है। और भारत हमेशा जो है मसालों के देश के रूप में भी जाना गया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है विभिन्न प्रकार के मसालों की खेती जो है भारत में करी जा रही है। इसके साथ साथ बीजीय मसालों में आमतौर पर जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, शहजीरा और सलेरी वगैरह जो है बहुत ही अहम माने जाए। ये सभी जो है बीजीय मसाले स्वास्थ्यवर्धक भोज्य संगठक के रूप में जो है इस्तेमाल करे जाएं। और हरियाणा में भी धनिया, अजवाइन, मेथी और इसके साथ साथ जो दूसरे गौण मसाले हैं उनका एक अच्छी खासी काश्त जो है हरियाणा में भी करी जाए, क्योंकि बीजीय मसाले स्वाद, खुशबू और औषधीय गुणों के कारण प्रसिद्ध हैं। और बीजीय मसालों में कई प्रकार के पादप रसायन पाए जाए हैं जो कि उसमें पादपों में प्राकृतिक सुरक्षा का भी कार्य करें हैं और इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये भोजन में भी इस्तेमाल करे जा सके हैं। और इसी तरह से जो ये मसाले हैं बीजीय मसाले यानी कि जो बीज के रूप में हमें मिल रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों और व्याधियों के लिए जैसे कि पाचन तंत्र से संबंधित हैं, दिल और रक्त संचार से संबंधित हैं, उन व्याधियों से लड़ने की क्षमता भी इनमें काफ़ी देखी गई है। और बीजीय मसालों में एंटीऑक्सीडेंट क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाए। और इसके साथ साथ विभिन्न रोगों के निदान में जो है इनका इस्तेमाल किया जाए। और जहाँ तक इनकी उन्नत किस्मों का सवाल है तो उनमें जो मिसाल के तौर पर लें, जैसा कि धनिया में जो उन्नत किस्में हैं वो है नारनौल सिलेक्शन, पंत हरितमा, हिसार आनंद, हिसार सुगंध, हिसार सुरभि, हिसार और धनिया हिसार 220, हिसार
भूमित और पूसा सिलेक्शन 360 बहुत ही उन्नत किस्में मानी जाए जिनकी की काश्त हरियाणा में करी जा सके है। इसके अलावा जीरा राजस्थान सिलेक्शन 1, राजस्थान जीरा 19, राजस्थान जीरा 209, राजस्थान जीरा 223 और गुजरात जीरा 24 भी इस्तेमाल कर सके हैं। सौंफ की बड़ी अच्छी तरीके से काश्त करी जा सके है, जिसमें उन्नत किस्में हैं पलवई सौंफ 35, गुजरात सौंफ 1, हिसार सौंफ 33, हिसार सौंफ 143 और राजस्थान सौंफ 101 है। अजवाइन की खेती भी कर सके हैं, जिसमें अजमेर अजवाइन 1, अजमेर अजवाइन 2, पंत रुचिका आर्य 1, 80, गुजरात अजवाइन 1 और लाभ सिलेक्शन 2 है। मेथी तो अक्सर जो है वो कई रूप में इस्तेमाल करी जाए, सब्जी में सीधे भी इस्तेमाल कर लें हैं और बीज के रूप में जो है मसाले के तौर पे भी। तो इसकी उन्नत किस्मों में है पूसा अर्ली बंचिंग, हिसार सोनाली, हिसार मुक्ता, कसूरी राजेंद्र, क्रांति, राजस्थान मेथी 1, राजस्थान मेथी 143 और इसकी पैदावार जो है अच्छे से हमारे इलाकों में 15 से 21 डिग्री सेल्सियस और उनके बीजों के अंकुरण के लिए देखें तो 19 सेंटीमीटर से 19 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें पर्याप्त रहेगा। और बुआई का समय बहुत बढ़िया चल रहा है। इस महीने के अंत तक जो है इन मसालों की बिजाई पूरी कर लें, ज़्यादा पछेत ना करें। और जहाँ तक बीज की मात्रा का सवाल है तो 3 से 4 किलोग्राम बीज और अलग अलग ज़रूरत के अनुसार जो है वो जो भी हम किस्म ले रहे हैं उसके अनुसार इनका इस्तेमाल करके इनकी बिजाई करी जा सके है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहा है तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई ने दो इजाज़त। अच्छा भाई और राम राम। पर मिलेंगे हिंदी में समाचारों के बाद कार्यक्रम ग्राम संसार में।